नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जेनेट सारथी पे। हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो में देखा चेक पॉइंट्स बिफोर बाइंग म्यूचुअल फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड खरीदने के पहले जो भी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं वो ये उसी का ही एक दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करेंगे कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड खरीदने के पहले क्या क्या टेक्निकल पैरामीटर्स देखने हैं। और ये सारी वीडियोज देखने के बाद में, मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद में, आप इतना खुद में तैयार हो जाएंगे कि आप अपने लिए कोई भी म्यूचुअल फंड्स आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को इतना ट्रेंड कर दे रहा हूं। तो चलिए चलते हैं आज के इस सफर पे। जो पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को कोई भी एजेंट नहीं बताता कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने के पहले, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्जिट लोड, रिस्कोमीटर, उसका रिटर्न अगेंस्ट बेंचमार्क इंडेक्स, पीयर एनालिसिस, एक्सपेंस रेशियो, मार्केट असेसमेंट, टैक्स इंप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्सपेंस रेशियो और रिस्कोमीटर। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड्स जब भी आपका कुछ भी अमाउंट जाता है, सपोज करें 1000 रुपीज गया मंथली का, 2000 गया, लमसम में 1 लाख रुपए गया, उसका कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट अपने जो भी उनके फैसिलिटेशन चार्जेस होते हैं, जिसको लोग एक्सपेंस रेशियो देते हैं, जैसे कि कोई एक फंड मैनेजर हायर करते हैं, उसका वो लोग सैलरी देते हैं, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें हो गई, जो भी उनके स्टैचुरी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें हो गई, वो सारे उस पैसे में से काटते हैं। सपोज करिए कि अगर आपका 1000 रुपीज़ है तो उसका 0.5, 0.6, 0.1, कई जगह पे 1% होता है एक्सपेंस रेशियो, तो वो कटता है। जैसे कि कोई भी अगर आप म्यूचुअल फंड्स खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक एक्सपेंस रेशियो लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में ये जिस एग्जाम्पल के लिए है, इसमें कोई भी मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए एक पर्टिकुलर मेरा राय नहीं है, जस्ट आप एक एग्जाम्पल के लिए समझिए इसको। इसमें एक्सपेंस रेशियो आप देख रहे हैं 0.59% है, यानी कि आप अगर 1000 रुपए आप किसी को दे रहे हो या 100 रुपए किसी को दे रहे हो तो 0.59 पैसा उसमें से एक्सपेंस रेशियो कट रहा है, जो कि म्यूचुअल फंड के पास जा रहा है उनके जो भी लाइबिलिटीज हैं उनको देने के लिए, और बाकी का पैसा आपका मार्केट में लग रहा है। ये हर म्यूचुअल फंड में होता है। अब जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था डायरेक्ट और ग्रोथ, यानी कि डायरेक्ट में आपको जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो हमेशा कम रहेगा, और ग्रोथ में आपको जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो उससे हमेशा ज्यादा होगा। आप सेम जो सपोज करिए कोटक स्मॉल फंड है, आप इसी का आप डायरेक्ट और ग्रोथ आप खोलेंगे तो डायरेक्ट में सेम स्कीम है, सेम पोर्टफोलियो, सेम कंपनी में किया हुआ है, सेम फंड मैनेजर है, लेकिन दोनों में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ग्रोथ में ज्यादा रहेगा और डायरेक्ट में कम रहेगा, जिसकी वजह से जो हमारा जो वैल्यू है जो कि मार्केट में लग रहा है वो पैसा कम लगता है। इस वजह से उसमें रिटर्न भी कम जनरेट होता है ग्रोथ में। इस वजह से हमेशा डायरेक्ट प्लान को ही चूज करें। अब इसके बाद में एक्सपेंस रेशियो हो गया उसका रिस्कोमीटर, यानी कि उसका जो रिस्क एपेटाइट है वो किस तरीके का। जैसे कि ये जो है इसमें ये एक स्मॉल कैप फंड है तो इसका जो रिस्क एपेटाइट है वो वेरी हाई है, यानी कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा रिटर्न के साथ में बहुत ज्यादा रिस्क लेना है वो इसमें इन्वेस्ट करें। यानी कि देखिए, शेयर मार्केट ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में जो अभी आपको वेरी हाई रिस्क देख रहा है वो हो सकता है कि बहुत स्टेबल हो जाए लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा है, जो फंड मैनेजर है वो अच्छे कंपनीज में पैसा डाल रहा है, सही प्रपोर्शन में डाल रहा है, तो फंड आपको लॉन्ग टर्म में पैसा जनरेट करके ही देगा। इसलिए रिस्कोमीटर आप बहुत ज्यादा ना देखें। रिस्कोमीटर सिर्फ ये देखें कि आप ऐसा ना सोचें कि आज मैंने पैसा डाल दिया 1 साल बाद में मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। रिस्कोमीटर सिर्फ उस चीज के लिए कि शॉर्ट टर्म में आपको एक बार देखना है कि शॉर्ट टर्म में ये रिस्क एपेटाइट मेरा ये देगा। इसलिए कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करें तो सबसे पहले उसका एक्सपेंस रेशियो देखें कि एक्सपेंस रेशियो कैसा है। अगर सपोज करें कि आपको कुछ स्कीम्स मिल रही है जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम है तो आप उनको चूज कर सकते हैं। अगर दो स्कीम्स हैं आपकी जिनका जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, अब उसमें से आप कौन सा चूज करोगे? जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है उसको आप चूज करोगे। उसके बाद है पीयर एनालिसिस। जैसे कि इसके पहले जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कोटक का, वो स्मॉल कैप था, तो अब उनके पीयर एनालिसिस यानी कि उसी की तरह के कितने म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये आपको आजकल हर एक वेबसाइट में मिल जाता है। मैंने लिंक पिछले वीडियोस में भी डाला था, इस वीडियो में भी एक लिंक डाल दूंगा मैं वेबसाइट का, आप उसको इजीली देख सकते हैं और इजीली आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि उसके पीयर्स ने कैसा इन्वेस्टमेंट दिया है, किस तरह का रिटर्न दिया है। तो आप उससे भी एक बार देख सकते हैं कि जो मैं फंड लेना चाह रहा हूँ क्या ये उसके पीयर से ज्यादा बेहतर है। अगर पीयर्स ज्यादा बेहतर है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उनका एक्सपेंस रेशियो आप चेक करो, उनका परफॉर्मेंस चेक करो, सारा चीज चेक करो और एजुकेट हो। इसके बाद आता है रिटर्न्स अगेंस्ट बेंचमार्क इंडेक्स। ये एक फैक्टर है कि जो काफी सारे लोग देखते हैं, अगर आप नहीं देखो तो चलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं कि सपोज करिए वो स्मॉल कैप का अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो जो स्मॉल कैप बेंचमार्क इंडेक्स यानी जो भी निफ्टी या सेंसेक्स में जो भी उसका बेंचमार्क है, चाहे जैसे इसमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, ये सारी चीजें मैंने पहले पुरानी वीडियोस में बताई हैं कि जो इंडेसेस क्या होता है और बेंचमार्क इंडेसेस क्या होते हैं, तो उसके अगेंस्ट में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया। मतलब जो निफ्टी का स्टैंडर्ड जो है, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज होता है उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं ना कि इसका स्टैंडर्ड ये है तो वो उससे ज्यादा है कि कम है, इसी तरह से
जो इस स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250। अब इस फंड ने उससे ज्यादा परफॉर्म किया है कि उससे कम परफॉर्म किया है, वो आप ये देख सकते हो। इससे आपको एक ईजी हो जाता है फंड चूज करने में कि अच्छा ये उससे हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब जो मैंने सारी चीजें बताई उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, उसका टोटल कितने करोड़ का वो पूरा उसके पास फंड है। इसके बाद में आपको जो मैंने पहले वीडियोस में बताया कि आपको मिनिमम जो लमसम या एसआईपी, अगर आपको मिनिमम लमसम डालना है तो 50,000 रुपये 5,000 रुपये से स्टार्ट है, एसआईपी आपका 1,000 रुपये से स्टार्ट है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये भी आप देख लेना कि उस फंड में कितने रुपए से एंट्री स्टार्ट है। इसके बाद में आपका लॉक इन, जैसे कि मैंने बताया जो टैक्स सेविंग एसआईपीज होती है उसमें 3 साल का लॉक इन होता है। जो बाकी एसआईपीज होती है उसमें लॉक इन नहीं होता, लेकिन अगर आप 1 साल के पहले पैसा निकालोगे तो उसमें कुछ वो लोग वो अमाउंट काटते हैं। इसके बाद में जो बेंचमार्क है उसका बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है, उसके बाद में इंसेप्शन यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो कब से स्टार्ट हुआ है और सिंस इंसेप्शन उसने कितना रिटर्न दिया है वो भी हो जाता है। उसका एग्जिट लोड कितना है, उसका टर्नओवर कितना है। अब जो एग्जिट लोड होता है, एग्जिट लोड एक और है कि जो मैंने बताया ना कि कुछ पैसा काटते हैं। अगर आप 1 साल से पहले आप अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में एग्जिट करते हो तो ये एग्जिट लोड लगता है। इसमें आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो 1 साल लेते हैं, कुछ 6 महीने लेते हैं, मैक्सिमम लोग 1 साल लेते हैं। और जो टैक्स सेविंग होते हैं उसमें 3 साल का लॉक इन रहता है। अगर आप उससे पहले लोगे तो उसमें एग्जिट लोड कटेगा। तो एग्जिट लोड उसका इंडिकेशन देता है कि एग्जिट लोड किसी में 1% होता है, किसी में 2% होता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आता है टैक्स। अब आप लोग ये बोलोगे कि भैया मेरे को प्रॉफिट हुआ, मेरे को इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन अब मेरे को टैक्स कितना देना है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं म्यूचुअल फंड में टैक्स कितना देना है। तो एक सिंपल सा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म की क्या डेफिनेशन है, आपने कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा और उस यूनिट को सेल कर दिया 1 साल के अंदर पे, तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें आपको 15% का टैक्स लगेगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें। अब जो लॉन्ग टर्म है यानी कि आपने 1 साल के बाद में उसको निकाला है, 1 साल के पहले नहीं निकाला, 1 साल के बाद में आपने उसको निकाला हुआ है। अब 1 साल के बाद में आप कभी भी निकाल सकते हो, 30वें साल में, 25वें साल में कभी भी निकाल सकते हो। तो उसमें जो टैक्स लगता है वो सिर्फ 10% होता है। अब यहीं पे जो एक आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप टैक्स स्लैब में भी आप 30% वाले में आ रहे हो, लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट 1 साल के बाद में किया तो जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें सिर्फ 10% टैक्स लगेगा, ना कि आपकी टैक्स स्लैब वाला 30% का स्लैब लगेगा। तो 20% टैक्स तो आप इसी में ही बचा लेते हो। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो ही तरह के टैक्स इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए, 1 साल से पहले और 1 साल से बाद। और एक और इसमें एक कैचिंग पॉइंट है कि अगर आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है 1 साल में म्यूचुअल फंड से या शेयर मार्केट से 1 लाख से ज्यादा है, तब भी आपका टैक्स कटेगा। अगर आपका ओवरऑल प्रॉफिट पूरे फाइनेंशियल ईयर का 1 लाख से कम है तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। तो इसमें भी आप लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि टैक्स में भी आप लोग बहुत अच्छा बेनिफिट कमाते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। तो दोस्तों जो मैंने म्यूचुअल फंड का क्रैश कोर्स अपना स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोगों के लिए मैंने बेसिक से सारी चीजें बताई हैं और सारा चीज कैसे कैसे उसको चूज करना है, सब लोगों को आपको एजुकेट किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग उसको देखें, जिन लोग ने वीडियोस नहीं देखे देखें। और मेरा विश्वास करिए, अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए तो आप लोग इतना कैपेबल हो जाएंगे कि आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, खुद के लिए भी गाइड कर सकते हैं और खुद के लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और याद रखिए, टाइम ही आपका वैल्यू है, क्योंकि एक बार ये टाइम निकल गया ना आपका, फिर आप सोचते रह जाओगे कि यार उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया होता। क्योंकि आज जो चीज आपको महंगी लग रही है, कल के दिन में वो आपके लिए अनअप्रोचेबल हो जाएगी। इस वजह से हमेशा आज से स्टार्ट करें। कुछ भी चीज करना है तो आज से ही आप एसआईपी स्टार्ट करें, मेरी वीडियोस को देखें, एजुकेट हों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ में बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।